हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे रूपरेखा में आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ में जो लेक्चर किया था वो उत्तराखंड के 10वें चैप्टर परीक्षावाणी में अध्याय नंबर 10, उसमें जो यात्रा का टॉपिक था, कभी कभी वहां यात्रा से प्रश्न बनकर निकलते हैं पेपर के लिए, तो उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का एंड कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर है आज अध्याय नंबर 10 परीक्षावाणी में, जो संस्कृति वाला चैप्टर है। तो इसमें प्रमुख टॉपिक है प्रमुख आभूषण का। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, कभी भी या तो सिंगल प्रश्न दे देता है कि ये आभूषण कौन से अंग का है, या फिर आभूषण का मिलान करवा देता है, एक और आभूषण लिखकर दूसरी ओर मानव शरीर के अंग लिखकर ये कौन से अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। ये प्रश्न उठ जाते हैं कभी मिलान के लिए, कभी एक सिंगल लाइन में। तो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जरा प्रमुख आभूषण का टॉपिक। देखो, नई बुक में एक चित्र बना दिया कि कौन सा आभूषण कैसा है, कहां पर पहना जाता है। तो लेकिन देखो, इसमें साथ में आगे मेन आभूषण के लिए बॉक्स भी बना दिया। आप लोग इस चित्र को देख लेना, ठीक है। लेकिन आगे बॉक्स को हम लोग वहां पर मेन आपको जो भी है उन्हें पढ़ा देते हैं, बाकी सारे यहां से बाद में पढ़ लेना आप लोग। देखो जरा, बॉक्स मिलेगा आपको जरा आगे। देखिए, ये आपका एक बॉक्स है राज्य के प्रमुख आभूषण का। राज्य के प्रमुख आभूषण एक दृष्टि में यहाँ पर जो लिखे, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से अंग का कौन सा आभूषण है, कौन से अंग पर पहनने जाने वाला आभूषण है। तो देखो जरा, यहाँ से हम लोग आपको अंडरलाइन करवा देते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनकर चलते हैं, तो देख कर चलना आप लोग। आइए जी, लिखे देखो यहाँ पर, माथे पर पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण, शीशपुल, बेंदी या बांदी, सुहाग, बिंदी और मांग टीका। ये सारे माथे पर पहने जाने वाले आभूषण है। हम लोग कहेंगे एक प्रकार से सिर के आभूषण, माथे पर कहे या सिर के आभूषण कहे आप लोग। यहाँ पर जो हम लोग देखकर चलेंगे, शीशपुल, बेंदी, बांदी, सुहाग बिंदी, मांग टीका, ये सारे आभूषण सिर के आभूषण है। आप लोग अंडरलाइन करके चलना जो पॉइंट हम लोग बता रहे हैं आपको। उसी के साथ में आगे देखना, सिर के आभूषण के साथ में ही कान के प्रमुख आभूषण में नाम आता है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कान का आभूषण है, मूर्खली, मूर्खली को मूर्खी या मुदड़ा भी कहते हैं, बुजनी या तुगियल, कुंडल और कर्णफूल, ये सारे आभूषण कान में पहने जाते हैं। एक गोरख, गोरख भी कान का प्रमुख आभूषण है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जी कान के आभूषण। यहां से प्रश्न कभी भी आ जाता है घूमकर जी। एक तो बुजनी, तुगियल, मूर्खली और गोरख इंपॉर्टेंट आभूषण है जो हम लोग पढ़कर चले, कान के प्रमुख आभूषण। तो कान के प्रमुख आभूषण जाने, और सिर के प्रमुख आभूषण हम लोगों ने अभी अंडरलाइन किया आप लोगों के यहाँ पर सिर के आभूषण। देखो जरा, उसी के साथ में आगे लिखा है नाक के प्रमुख आभूषण। कान के आभूषण आपको बताइए, यहां से पेपर में कभी भी आ जाता है। कान के आभूषण में अगर लिखना चाहो तो एक आभूषण और लिख सकते हो, एक या दो आभूषण जो आपको बताएंगे हम लोग उन्हें भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मूर्खली लिखा है, मुद्रा लिखा है, बुजनी लिखा है, तुगियल लिखा है, कुंडल, कर्णफूल। एक यहाँ पर लिख सकते हैं जल कंछव, जल कंछव लिख सकते हैं। कान पर ही एक आभूषण है जल कंछव, जल कंछव, जल कंछव कान का आभूषण है, ये लिखकर आप लोग चल सकते हो। जल कंछव भी कान का आभूषण है। और एक आभूषण मुदड़ा है, तो आप लोग यहीं पर एक लिख सकते हो नाम, मुनाड़, मुनाड़, एक नाम आप लोग लिख सकते हो मुनाड़। जल कंछव और मुनाड़, मुनाड़ हम लोग कौन से आभूषण पढ़ेंगे, कान के आभूषण पढ़ेंगे। मुनाड़ के साथ में एक ओबलिंग लगा करके मुनाड़ को ही झुप झुपी भी कहते हैं। झ बनाएंगे झंडे वाला, छोटों की मात्रा, झुप झुपी, झुप झुपी। ये केवल मेन आभूषण बता रहे हैं आपको। ये भी कान के प्रमुख आभूषण है जो हम लोगों को जानकर चलने, झुप झुपी, मुनाड़ और जलकंछव। इसके अतिरिक्त मूर्खली या मूर्खी, मुदड़ा, बुजनी, तुगियल, कुंडल, कर्णफूल और गोरख, ये प्रमुख आभूषण है कान के, इन्हें भी देखकर आप लोग चलना।
आगे ध्यान दो जरा, नाक के प्रमुख आभूषण। देखो, फूली या लौंग, फूली या लौंग नाक का आभूषण है। नथुली या नथ नाक का आभूषण है। गुलांक और फुल्ली नाक के आभूषण है। जो किताब में लिखे यहां पर, ये आभूषण नाक के प्रमुख आभूषण है, देखकर चलेंगे। जो ये फूली लिखा है यहां पर, जो हम लोग पढ़कर चले फूली है, इसे एक नाम और भी देकर चलते हैं, वो नाम है जी बीड। तो कहीं पर लिख देना, लौंग फूली जो लिखा है इसी का नाम है जी बीड। एक आभूषण इसी के पास में बीड लिख देंगे। तो बीड आभूषण भी कौन से अंक का है, तो हम लोग पढ़कर चलेंगे, ये नाक का प्रमुख आभूषण है बीड भी। अब देखो, गले के प्रमुख आभूषण में तिलहरी, चंद्रहार या लोकेट, हंसुल या शुद्ध, गुलबंद या रामनवमी, चरे या चरियो, हमेल, हमेल सिक्कों की एक माला बनाई जाती है, वो पहनी जाती है हमेल। अब देखो, ये सारे आभूषण कौन से अंक के मिले हमें, तो हम लोग जान रहे हैं सारे आभूषण गले के आभूषण है। पीछे जो चित्र बना रखा है वहां पर जी आभूषण का, वो चित्र भी आप लोग चेक कर लोगे कि कौन सा आभूषण कैसे देखने को लग रहा है और कहां पर पहने जा रहा है। बाकी ये सारे आभूषण हम लोगों ने आपको बताए कि ये गले के आभूषण के साथ में है, जितने भी यहाँ पर आभूषण हमने बताए जी यहाँ पर जी। इन्हीं आभूषण में और देख लेंगे गले के हम लोग आभूषण। ये लिखा देखो, चंद्रोली या चंपाकली, चंद्रोली या चंपाकली भी गले का आभूषण है, देखकर चलेंगे हम लोग जी। एक यहां पर और लिख सकते हैं, झुपिया, गले के आभूषण में नाम लिख सकते हैं झुपिया। झुपिया आभूषण गले का है। और झुपिया आभूषण हम लोग देखेंगे ये कौन सी जनजाति अधिक यूज करती है, तो झुपिया आभूषण को जोहार जाति के लोग यूज करते हैं। झुपिया आभूषण को जोहार जाति, जोहार जाति, जोहार जाति के लोग इसका यूज अधिक करते हैं, झुपिया आभूषण का। आइए जरा आगे, आगे लिखा है जी, कंधे का प्रमुख आभूषण श्यूण सांगल, इंपोर्टेंट आभूषण है कंधे का आभूषण श्यूण सांगल। श्यूण सांगल इंपोर्टेंट आभूषण, अंडरलाइन करके चलना, पेपर में आया हुआ वर्षन है ये श्यूण सांगल वाला, कंधे का आभूषण है। जो श्यूण सांगल आभूषण कंधे पर पहने जाने वाला आभूषण है। कमर के आभूषण में नाम देखो जरा, तगड़ी या तिगड़ी जो कमर पर लटका जाता है, एक एक कमर जोड़ी कमर के आभूषण में, तगड़ी या तिगड़ी। और जो तगड़ी या तिगड़ी है इसी का एक नाम और लिख सकते हैं, कर घनी, कर घनी, कर घनी इसी का नाम है। तो कर घनी, तगड़ी या तिगड़ी इसी के नाम मिलेंगे, जो हम लोग पढ़कर चलेंगे। कमर जोड़ी, कमर का आभूषण, एक नाम लिख सकते हैं कमर पर, अतरदान, अतरदान। इसे जो गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाया जाता है उसे रखा जाता है कमर पर लटकाकर। अतरदान में एक डिबिया होती है, उसमें रख लेते हैं अतरदान, या कह सकते हैं इसी का नाम इत्रदान, अतरदान या इत्रदान। ये भी कौन से अंग का आभूषण है, कमर के। तो कमर के आभूषण में ध्यान रखेंगे, तगड़ी या तिगड़ी और करघनी उसी का नाम, कमर जोड़ी, अतरदान या इत्रदान उसी के नाम। ये प्रमुख आभूषण कमर में है। तो कमर के प्रमुख आभूषण हम लोग देख कर चले यहां पर जी। आगे ध्यान देंगे, हाथ के आभूषण में धगुला या खंडवे हाथ का आभूषण है। पोंछी या पोंछी कलाई में पहना जाता है, हाथ का आभूषण है। गोखले बाजू में पहना जाता है, हाथ का आभूषण है गोखले। और गुंठी, ठवाक और अंगूठी ये भी कौन से अंग के आभूषण है, हाथ के आभूषण है। और जो गोखले है, गोखले पर लिख सकते हैं बाजूबंद, बाजूबंद नाम से ही समझ जाएंगे आप लोग, बाजूबंद। ये आभूषण कौन से अंग के हैं, तो हम लोग कहेंगे यहां पर जी हाथ के आभूषण। ये हाथ के प्रमुख आभूषण देखने को मिले हमें यहां पर जी, हमें देखकर चलना। जो धगुला है, धगुला को खंडवे भी कहते हैं, अंडरलाइन करके चलना, बहुत ध्यान से पढ़ना चीजों को। धगुला या खंडवे, पौंछी या पौंची, और गोखले या बाजूबंद, गुंठी, ठवाक और अंगूठी, ये सारे कौन से अंग के आभूषण हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग नाम लेंगे हाथ के प्रमुख आभूषण है। अब देखो जरा पैर के आभूषण में, पोंटा, पोंटा, झिवरा या झांवर, आर्मी तितार, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आर्मी तितार और पोंटा इंपोर्टेंट है। पाजेब या पैजवी या जेवरी और इमरती भी इंपोर्टेंट है।
पवलिया, पवलिया या बिच्छू, बिछुआ इंपोर्टेंट पर्सन है। कंडवा, कंडवा, ये सारे आभूषण पैर के प्रमुख आभूषण है, सारे आभूषण पैर के प्रमुख आभूषण है। पोंटा, झिवरा या झांवर, आर्मी तितार, और देखे पाजेब, पेजवी, जेवरी, इमरती, पवलिया, बिछुआ, कंडवा या सुधवन पैर के प्रमुख आभूषण हमें देखने को मिले हैं। और देखो एक नाम और भी लिख देते हैं पैर के प्रमुख आभूषण में, ये जो नाम लिखा है ना इमरती, इसे कभी कभी इस प्रकार लिख देते हैं आर्मी तितार, आर्मी तितार इसका नाम लिखता है अमीर तितार। देखो जरा, ये जो नाम लिखकर चल देता है इसका, तो आपको नाम बता रहे केवल हम लोग जी यहाँ पर जी, अमीर तितार, अमीर तितार ये नाम भी लिखकर चल देता है इमरती का यहाँ पर। और जो कंडवा है, कंडवा का नाम ही सुधमन है, ये भी याद रखना, सुधमन आभूषण, कंडवा का नाम ही सुधमन आभूषण है। एक पोंटा है, पाजेबे, झिवरा, एक देखो आर्मी तितार तो ऊपर भी लिखा है। एक यहाँ पर याद रखना लच्छा, लच्छा भी लिख देते पैर का आभूषण है, लच्छा, लच्छा भी पैर का प्रमुख आभूषण है। याद रखना जो आभूषण हम लोगों ने आपको बताए ये इंपोर्टेंट आभूषण है। अब देखो कहीं पुलिया लिखा है या नहीं, पुलिया भी चेक करते हैं। पवलिया लिखा है, पवलिया यही हम लोग देखकर चलेंगे, कहीं पर पवलिया के स्थान पर पुलिया भी लिख देता है। यहाँ हम लोग लिखे अलग लाइन से, यहाँ पर जी आर्मी तितार के साथ अलग लाइन से पुलिया, पुलिया आभूषण। तो पवलिया अलग है और पुलिया आभूषण अलग है, आपको हमने लिखा यहाँ पर पैर के प्रमुख आभूषण। अब देखो हाथ का आभूषण एक और लिखा है यहाँ पर जी परिछन, परिछन आभूषण कौन से अंक का है, हाथ का प्रमुख आभूषण देखने को मिला, जो परिछन को हम लोग पढ़कर चलते हैं। तो ये आभूषण से संबंधित प्रमुख पर्सन है जो हम लोग पढ़कर चलते हैं। पेपर के लिए यहाँ से डायरेक्ट पर्सन मिलते हैं जो बॉक्स में आपको बताकर चले कि कौन सा आभूषण कौन से अंग का है, ये पूछ लिया जाता है। देखो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, आइए यहाँ पर जरा प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान पर आइए, यहाँ से जो पर्सन बनेंगे उनकी बात करते हैं। यहाँ से पर्सन है, एक नाम लिखा है यहाँ पर जी संस्कृति साहित्य कला परिषद, अंडरलाइन करना इंपोर्टेंट लाइन है जी। संस्कृत साहित्य कला परिषद कहाँ पर है, पहला पर्सन हमारा ये है। तो संस्कृत साहित्य कला परिषद देहरादून में बना है, और देहरादून में कब का है, 2004 का, अंडरलाइन करेंगे 2004 देहरादून में। बस इतनी ही बात अंडरलाइन करके चलेंगे। संस्कृत साहित्य कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई है, देहरादून में हुई है, और कब हुई है, 2004 में हुई है संस्कृत साहित्य कला परिषद की स्थापना। बाकी चीजें छोड़ देंगे, जो पढ़ने की केवल वही लेकर चले। आगे देखो जरा क्या लिखा है, संस्कृत संस्थानम, संस्कृत संस्थानम, आगे पॉइंट लिखा है संस्कृत संस्थानम। और जो संस्कृत संस्थानम है आपका, हम लोग देखकर चलेंगे आपका कहां पर मिलेगा संस्कृत संस्थानम, और किस नाम से हम लोग इसे देखकर चले, और बाकी क्या विशेषता इसकी हम लोग पढ़कर चले। पहला पॉइंट तो यह है कि संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब हुई है, तो हम लोग देखेंगे ये हरिद्वार में है, अंडरलाइन करेंगे, हरिद्वार में स्थित है। जय राम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को बनाया गया है, संस्कृत संस्थानम अंडरलाइन करेंगे। जय राम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को संस्कृत संस्थानम घोषित किया गया हरिद्वार में। और कब स्थापना इसकी हुई है, तो हम लोग लिखकर चलेंगे संस्कृत संस्थानम की स्थापना, स्थापना कब की है इसकी, 2000 की, 2002 की, 2002 की स्थापना करके चलेंगे। संस्कृत संस्थानम की हम लोग स्थापना पढ़ेंगे 2002। आगे देखें जरा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष, तो इसका पदेन अध्यक्ष बनता है, हम लोग देखेंगे कहीं पर मुख्यमंत्री। पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन है यहाँ पर जी, मुख्यमंत्री, अंडरलाइन करेंगे। पदेन अध्यक्ष वाली संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है, तो हम लोग देखेंगे इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी होते हैं पदेन अध्यक्ष। हमने पढ़ा इसे कहां पर है, ये हरिद्वार में। और इसके देखो यहाँ पर इस आश्रम के महंत ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी अकादमी के उपाध्यक्ष है, तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को संस्कृत संस्थानम अकादमी का उपाध्यक्ष घोषित किया गया, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को। और अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री जी, और उपाध्यक्ष है ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, संस्कृत संस्थानम के। आगे देखो जरा, आगे लिखा है जी राज्य अभिलेखागार, इंपोर्टेंट है जी, पर्सन अंडरलाइन करना। उत्तराखंड का राज्य अभिलेखागार कहां पर है और कब का है, तो राज्य अभिलेखागार कब का है, हम लोग देखेंगे 2003 में से क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार के रूप में उच्चीकृत किया गया। मतलब समझना आप लोग पर्सन क्या है, तो हम लोग देख कर चलेंगे कि राज्य अभिलेखागार के रूप में बना है कौन, क्षेत्रीय अभिलेखागार। पहले क्या था, ये क्षेत्रीय अभिलेखागार था ये, और क्षेत्रीय अभिलेखागार कहां पर, देहरादून में। और देखो 2003 में इसे क्या बना दिया,
राज्य अभिलेखागार। 2003 में इसे राज्य अभिलेखागार घोषित कर दिया। कब घोषित किया? 15 अक्टूबर 2023। लिख देंगे 15 अक्टूबर 2003। 15 अक्टूबर 2003 को राज्य अभिलेखागार घोषित कर दिया गया है। क्षेत्रीय अभिलेखागार को आप लोग अंडरलाइन करके चलना ध्यान से। और राज्य अभिलेखागार घोषित किया। ये स्थापना कब हुई थी इसकी? क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में स्थापना बता देते हैं आपको, तो स्थापना लिखकर चलना 1980 में। 1980 में स्थापना की गई थी क्षेत्रीय अभिलेखागार की। उसे राज्य अभिलेखागार के रूप में कब घोषित किया? 15 अक्टूबर 2003 को। तो 15 अक्टूबर 2003 लिख देना यहां पर जी, और 1980 लिख देना। क्षेत्रीय अभिलेखागार जो बना था कहां पर? ये देहरादून में। अंडरलाइन करके चलना, देहरादून में है जी, ये भी अंडरलाइन रखना। आगे चलो, आगे लिखा जी रंगमंडल। रंगमंडल कहां पर है? देहरादून में। और कहां पर है? अल्मोड़ा में। कब की स्थापना है? 2000 में रंगमंडल की स्थापना की गई थी, जो देहरादून और अल्मोड़ा में है। दोनों बात को अंडरलाइन करके चलना आप लोग जरा। रंगमंडल देहरादून, देखो जरा। उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना कब की है? 2003 की। कहां पर की गई थी? अल्मोड़ा में। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी कहां पर है? अल्मोड़ा की है। और कब की है? 2003 की है। उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में 2003 की बनी है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी किन के नाम पर बनी है? तो उदय शंकर के नाम पर बनी है। अंडरलाइन करके चलेंगे। नृत्य सम्राट है उदय शंकर, ये भी अंडरलाइन करेंगे। नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर के नाम पर उदय शंकर नृत्य अकादमी को बनाया गया है अल्मोड़ा में 2003 में। आगे देखो पॉइंट को जरा, क्या प्रश्न हमें देखकर चलना है। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय या संस्थान, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, इस संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में। अंडरलाइन करेंगे। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में। इसके अंतर्गत 3 परिसर और है, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी में। 3 अन्य परिसर की स्थापना भी की गई है। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय देहरादून का है, और इसके अतिरिक्त इसके क्षेत्रीय कार्यालय बने हैं देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। आगे लिखा जी लोक कला संस्थान। लोक कला संस्थान कहां पर है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में लोक कला संस्थान को बनाया गया है। आप लोग अंडरलाइन करके चलना। लोक कला संस्थान कहां पढ़ेंगे हम लोग? अल्मोड़ा में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे हम लोग जरा। सांस्कृतिक संस्थान के बाद यहाँ पर जो हमें मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक, और उसका नाम क्या होगा? राज्य के प्रमुख लोक कलाकार का टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़कर चलेंगे जी। राज्य के प्रमुख कलाकार। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। संस्कृत साहित्य कला परिषद को पढ़ा, कहां पर है, और उसी के साथ में संस्कृत संस्थानम को, राज्य अभिलेखागार को, उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी को हम लोग पढ़कर चले हैं। आगे का पॉइंट देखना जरा। आप लोगों का एक नई बुक में दिया है, पुरानी में नहीं है, तो आप लोग ध्यान से करके चलना। राज्य के प्रमुख लोक कलाकार। आइए जरा, चंदर सिंह राही राज्य के प्रमुख लोक कलाकार है। एक चंदर सिंह राही, अंडरलाइन करेंगे लोक कलाकार का नाम। कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लोक कलाकार। और चंदर सिंह राही एक लोक कलाकार है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं चंदर सिंह राही एक लोक कलाकार है। इन्हें बोलते हैं उत्तराखंड लोक संगीत का पितामह या जनक। उत्तराखंड लोक संगीत का जनक या पितामह के नाम से किसे जानते हैं? चंदर सिंह राही को अंडरलाइन करना। और इनका जन्म कहाँ का है? पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ है चंदर सिंह राही का। इतनी ही बात अंडरलाइन करना केवल। हमने कहा चंदर सिंह राही एक लोक कलाकार है और लोक संगीत के पितामह या जनक कहलाते हैं। पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, ये बात अंडरलाइन करके चलेंगे केवल जी। आगे देखो जरा, नरेंद्र सिंह नेगी, अंडरलाइन करेंगे एक लोक कलाकार का नाम नरेंद्र सिंह नेगी। इंपोर्टेंट है जी नरेंद्र सिंह लोक कलाकार। देखिए जरा, नरेंद्र सिंह नेगी लोक कलाकार 12 अगस्त 1949 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। 12 अगस्त 1949 को। और नरेंद्र सिंह नेगी जो है, अब देखो, उत्तराखंड राज्य गीत को नरेंद्र सिंह नेगी तथा अनुराधा निराला ने आवाज प्रदान की। उत्तराखंड राज्य गीत, पहला प्रश्न तो यह है कि उत्तराखंड राज्य गीत कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत है हेमवती, हेमवत नंदन
हम लोग देखकर चलेंगे। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशत वंदन अभिनंदन। ये हम लोग यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कहीं ऊपर स्पेस देख ले। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन, सत सत वंदन अभिनंदन। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसे आवाज देने वाले कौन है, हम लोग देखकर चलेंगे। नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इसे आवाज प्रदान की है। जो उत्तराखंड राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशत वंदन अभिनंदन। आवाज तो दी है नरेंद्र सिंह नेगी अनुराधा निराला ने, लेकिन लिखा किसने है, हेमंत बिष्ट ने। हेमंत बिष्ट ने इसकी रचना की है यहां पर जी। और देखो अप्रैल 2022 में नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडरलाइन करके चलना, 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है नरेंद्र सिंह नेगी को। अंडरलाइन करके चलना आप लोग पॉइंटों को जरा। आइए जरा आगे एक नाम और पढ़ते हैं लोक कलाकार में, सुरेंद्र पाल जोशी। इतनी बात अंडरलाइन रखनी है केवल इसमें कि एक चित्रशिल्पी है, चित्रशिल्पी लोक कलाकार है और अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। सुरेंद्र पाल जोशी का जन्म अल्मोड़ा से है और चित्रशिल्पी कलाकार है ये अंडरलाइन करेंगे। गिरीश चंद्र तिवारी, यहां से अंडरलाइन करेंगे केवल इतनी बात कि इन्हें गिरदा के नाम से जानते हैं और लोक कलाकार हैं ये। हम लोग देखेंगे संगीतकार, जनकवि और गीतकार, सामाजिक सेवक हैं ये। तो हम लोग गिरीश चंद्र तिवारी में हम लोग इतनी ही बात देखकर चलेंगे, जो एक लोक कलाकार मिला है, लेखक भी मिला है ये यहाँ पर जी। आगे देखो जरा, इन्हें गिरदा के नाम से जानते हैं, बस ये बात अंडरलाइन रखेंगे। आगे देखो जरा, प्रीतम भारद्वाज, ये भी इंपोर्टेंट नाम है। प्रीतम भारद्वाज भी इंपोर्टेंट है, लोक कलाकार है ये, पारंपरिक लोक कला के क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इन्हें देखना है 2019 का पद्मश्री प्रीतम भारद्वाज। दूसरा पॉइंट देखना, जागर लोक गीत गायक है। दो ही पॉइंट अंडरलाइन करने यहाँ पर प्रीतम भारद्वाज में, एक तो 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला और एक जागर लोक गायक है ये बात अंडरलाइन करनी है, जागर लोक गायक प्रीतम भारद्वाज में। चलिए जरा आगे देखिए, भैरव दत्त तिवारी, भैरव दत्त तिवारी अल्मोड़ा के रहने वाले हैं भैरव दत्त तिवारी। और देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भैरव दत्त तिवारी जो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अल्मोड़ा निवासी है भैरव दत्त तिवारी। ये लोक कलाकार से ही जोड़कर रखना बस इनका संबंध, बाकी अन्य इसमें बातें छोड़ देना। हमने अभी जो पढ़ा है भैरव दत्त तिवारी के विषय में इतनी जाननी है बात कि एक लोक कलाकार है, अल्मोड़ा के निवासी है। पप्पू कार्की को देखो जरा, इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ और पूरा नाम इनका क्या है, पप्पू कार्की का मूल नाम क्या है, पवनेंद्र सिंह कार्की। पिथौरागढ़ में जन्मे हैं ये और इनका पूरा नाम है पवनेंद्र सिंह कार्की। अंडरलाइन करेंगे। जागर लोक गीता गायक है, ये भी अंडरलाइन करना, ये भी इंपोर्टेंट है। पवनेंद्र सिंह कार्की एक जागर लोक गायक है, पिथौरागढ़ में जन्मे हैं और 9 जून 2018 को इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जी। पवनेंद्र कार्की जी की मृत्यु हो गई थी 9 जून 2018 को। आगे देखो, इनके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त हाल ही में राज्य के 4 वयोवृद्ध लोक कलाकारों को देखो, जगदीश ढोंडियाल, भैरव दत्त तिवारी को लोक संगीत व लोक नृत्य के लिए, जबकि नारायण सिंह बिष्ट को जागर लोक संगीत के लिए और जुगल किशोर पेटसाली को लोक कथा के लिए सितंबर 2023 में संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमें इतना देखना बस कि 2023 का संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड किसे मिला, जगदीश ढोंडियाल, भैरव दत्त तिवारी और कौन है जी, नारायण सिंह बिष्ट और कौन है, जुगल किशोर। इन सबको 2023 में संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। नारायण सिंह को किस लिए, जागर लोक के लिए, और जगदीश ढोंडियाल और भैरव दत्त तिवारी को किस लिए, लोक संगीत और लोक नृत्य के लिए। जुगल किशोर को किस लिए, लोक कथा के लिए। और कौन सा अवार्ड मिला, संगीत नाटक अमृत अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला इन्हें। हमें ध्यान रखकर चलना इनके विषय में जरा।
आगे ध्यान देंगे हम जरा, एक बॉक्स बना है जी आपका जी, ये देखो जरा, राज्य के अन्य प्रमुख लोक कलाकार, एक बॉक्स बना रखा है यहाँ पर जी। इस बुक में अन्य कलाकार और देखिए जो उत्तराखंड के हैं जी। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख कलाकार में एक नाम है गुणानंद पथिक। गुणानंद पथिक क्या है कि कवि के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी है। संबंध आ जाता है कभी कभी कि इस व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कवि भी है और स्वतंत्रता सेनानी भी है गुणानंद पथिक। ये जो नाम लिखा ना मोहन उप्रेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पहले भी पेपर में आ चुका है, अंडरलाइन करके चलना। मोहन उप्रेती के लिए हम लोग देखेंगे, इनका एक प्रसिद्ध गीत है बेड़ू पाको बारामासा के लिए इन्हें जाना जाता है। इस गीत की धुन तैयार की थी, बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन बनाई है मोहन उप्रेती ने, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मीना राणा उत्तराखंड से ही है। मीना राणा हम लोग देखकर चलें, वोकल्स वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में जन्म हुआ था, दिल्ली में जन्म हुआ था। उत्तराखंड के लिए हम लोग देखें यहाँ पर कार्य किया वोकल्स वाद्य यंत्र बजाने के लिए। प्रसून जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये नाम जी। मोहन उप्रेती जैसे इंपॉर्टेंट है ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रसून जोशी है। अल्मोड़ा में जन्मे है जी हैं, इन्हें पद्मश्री मिला है 2015 में जी। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है 2015 में। प्रसून जोशी कहां पर जन्मे हैं ये बात भी अंडरलाइन रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसून जोशी के लिए। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं जो प्रसून जोशी जी। जुबिन नौटियाल जो बहुत प्रसिद्ध है, जुबिन नौटियाल भी 1989 में देहरादून में इनका जन्म, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध पार्श्व गायक है ये जो मिले यहाँ पर जी, जुबिन नौटियाल। आगे देखो जरा, नेहा कक्कड़, नेहा कक्कड़ भी उत्तराखंड से ही है। नेहा कक्कड़ ऋषिकेश में जन्मी है, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायिका है नेहा कक्कड़। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रसिद्ध जो हम लोगों ने लोक कलाकार है उनके विषय में जाना है, और इसी के साथ में अध्याय नंबर 10 जो परीक्षा वाणी का ये समाप्त हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने आपसे बात की है अध्याय नंबर 10 पर, जो पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग आबकारी का पेपर देने जा रहे हैं और अध्याय नंबर 10 नहीं पढ़ा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो परीक्षा वाणी के इस अध्याय नंबर 10 में जो जो बातें आपको हम लोगों ने पढ़ाई है उसे ध्यान से रिवाइज स्टार्ट करना। 2 सप्ताह बाद में आपका पेपर है जी आबकारी का। और आपको हम लोग जो उत्तराखंड की करंट अफेयर से संबंधित लेक्चर है वे हम लोग आपको अभी इसी वीक में करंट अफेयर से संबंधित सारे लेक्चर देने स्टार्ट करते हैं, जो उत्तराखंड का मंत्रिमंडल वगैरह भी है, और उत्तराखंड की 2024 की सारी करंट अफेयर्स जितनी भी है, 2023 के भी करंट अफेयर्स पर हम लोग काम करके आप लोगों को देंगे यहाँ पर जी। तो आप लोग पेपर से पहले इसे जरूर पढ़कर चलना। और जो 14 तारीख को आपका नेक्स्ट मंथ में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड पर पीसीएस का होने वाला है, वे जो करंट अफेयर्स की वीडियो होंगी उस पेपर के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, इसलिए उस करंट अफेयर्स के लेक्चर को आप लोग बिल्कुल मत छोड़कर चलना जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिए और तैयारी को और गति दीजिए। जिनका आबकारी का पेपर है जरा आप लोग पीछे से रिवाइज करिए बार बार टॉपिकों को, और अब फोकस रखिए केवल उत्तराखंड पर, हिंदी पर और रीजनिंग पर, जिनका आबकारी का एग्जाम है इन्हें फोकस पर ला करके आप लोग तैयारी को अच्छे से करिए जरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, धन्यवाद।